दोस्तों, हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो जितने भी पेपर होते हैं उनके सामान्य अध्ययन के लिए पिछली बार जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब इसी बुक से आए हैं। बीपीएससी के जो पुनरावलोकन घटना चक्र है, तो इसको हम आज आज से पढ़ेंगे, क्योंकि जून में पेपर होने वाला है, तो जून तक हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन पहले हम लोग भारतीय इतिहास देखेंगे। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है कि जो है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। अगर हम बात करें भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल जो है मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से लेके और 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ यानी कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवा प्रयागराज के बेलन घाटी जो बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल का भूसी के साक्ष्य भी माना जाता है। तो इसलिए इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? डी ऑप्शन जो है मेहरगढ़ से। फिर हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये ताम्र पाषाण युग को जो है कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। अगर हम बात करें ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो ये किसका हुआ है? लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ है। अगर हम आगे बात करें इसके बारे में, तो हड़प्पा जो है हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे और प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर अगर देखा जाए पर डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियाँ थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृद भांड। मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो क्वेश्चन इतना ही है कि वहाँ के जो मृद भांड थे वो कैसे कलर ऊपर करे जाते थे? तो लाल रंग के। मेरे मुंह में थोड़े से छाले पड़े हैं, तो थोड़ा बोलने में अगर प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन आद्य ऐतिहासिक काल। जो सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 BC से लेकर 600 BC का कालखंड आदि ऐतिहासिक काल कहा गया है। सिंधु सभ्यता
आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो अगर पूछे कि यहाँ पे भारतीय इतिहास में जो है आदि ऐतिहासिक का टाइम पीरियड कितना है, तो ये 2500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। फिर अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो ये है पक्की ईंटों से बनी इमारत। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो ऐसी सभ्यता थी जहाँ पे जो पक्की हुई ईंटें, जो वर्तमान काल में ईंटें हैं, ऐसी ईंटों से बनी इमारतें थी इतने साल पहले। कितना 2500 ईसा पूर्व से लेके 600 BC की बात करें उस समय, तो सोचो अभी मतलब कितना डेवलपमेंट था उस समय। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता, तो नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया था। फिर हम आगे देखें, अगला है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है कि छठा, करा निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा लोथल। लोथल बंदरगाह जो है वो हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। मतलब लोथल में बंदरगाह है और वो अहमदाबाद यानी कि अहमदाबाद में एक नदी थी कि कौन से, भोगवा नदी, उसी के किनारे जो है लोथल बंदरगाह स्थित था। फिर अगला है सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है, तो अभी आपने पढ़ा लोथल बंदरगाह जो है वो हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, तो ये बनावली से टेराकोटा का हल जो है प्राप्त हुआ है। हल मतलब जो पहले ज़माने में खेत जोतते थे, मतलब अभी भी कहीं कहीं पे देखने को मिलता। उसमें क्या होता है, हल में 2 बैल में हल लगाते हैं और एक आदमी जो है से रस्सी बांध के दौड़ाते हैं खेत में, तो ये होता है टेराकोटा। ठीक, टेराकोटा का हल, जो लकड़ी का हल होता था, वो प्राप्त हुआ है कहाँ, तो बनावली से। अगर हम बात करें हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। कहाँ पे, हरियाणा में एक फतेहाबाद जिला है, वहीं से हमको बनावली में टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो ये मिला है कालीबंगा जुते हुए खेतों के निशान। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, खंभात की खाड़ी से लोथल में जो है गोदीवाड़ा से साक्ष्य मिले हैं। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलीवीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी ईंटों की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। फिर हम अगला देखें कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा B.A. स्मिथ। अगर हम इसको देखें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, तो वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 से लेकर 27 ईस्वी से और वर्ष 1933 से 34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान K.N. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, R.L. स्टीन, A. घोष, J.P. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि V.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला है बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि
वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगजकोई का महत्व क्यों है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगजकोई में देवी देवता के वर्णन मिलते हैं। अगर हम बात करें बोगजकोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे, मतलब ऐसा अनुमान है। अगला है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये परुशड़ी नदी के तट पर लड़ा गया। 10 राजयुद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध परुशड़ी नदी जो वर्तमान में रावी नदी है उसके तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। जो राजा सुदास थे उन्होंने 10 राजाओं को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन मतलब अनु, दुह, यदु, पुरु और तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिनके पुरोहित विश्वामित्र जी थे। अगला है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, 9वां मंडल। फिर हम आगे देखेंगे। अगर हम बात करें ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय जो है पदार्थ था, जिसे मूंजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों ऋणों की उत्पत्ति का उल्लेख है। अगला है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यह हो जाएगा सोम, और इस पेय पर नामाकृत देवता क्या हो जाएगा? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता को। अगला है देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद। कौन सी पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद। अगर हम बात करें गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र थे और यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र को किसने लिखा था? इसके रचनाकार थे विश्वामित्र। और ये कहाँ पे है? तो ये ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये किसने किया था? ये किया था वैशेषिक ने। किसने किया था? जो है वैशेषिक भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगर हम बात करें वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। क्या कहा इन्होंने? जो सृष्टि का निर्माण है वो महर्षि कणाद के द्वारा हुआ है, मतलब जो है अणु से हुआ है। और इसको कौन पुष्टि करता है? तो ये महर्षि कणाद इस पर दर्शन के प्रवर्तक थे। अगला है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडल ग्राम में। अगर हम बात करें इधर महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम यानी कि कुंडलपुर में हुआ था, जो वैशाली के निकट है और लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के जो प्रमुख चेटक थे उनकी बहन थी, तथा उनके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्रिग क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की NCERT पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व माना जाता है। इसी आधार पर इनके अनेक प्रकाशकों ने यह जन्म तिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि अगर देखा जाए तो 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी जो थे वो महात्मा बुद्ध के पहले काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। इसलिए NCERT के नवीनतम संस्करण में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व ही प्रकाशित हो चुका है।
मतलब अगर पेपर में आता है तो आप लोग 599 ईसा पूर्व ही जो महावीर जी थे उनके जन्म को मानेंगे। अगला, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो ये पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान से उन्होंने शरीर त्याग दिया। अगला, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये फर्स्ट ऑप्शन जमाली हो जाएगा। जमाली जो थे उनके प्रथम शिष्य थे। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था तथा उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री हुई थी। कौन थी? पुत्री का नाम प्रियदर्शना। उसी पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था। यह उनका प्रथम शिष्य था। मतलब अगर देखा जाए तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली थे। जमाली के बाद महावीर का विरोध किया। जमाली ने जो उनके दामाद थे उन्होंने महावीर स्वामी का विरोध किया और बहुरतवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य उन्हें गणधर कहा जाता था। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गणधर कहा जाता है निम्न प्रकार थे, जैसे इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। वायुभूति जो 3 भाई थे। आर्यव्यक्त जो है सुधर्मन, मंडिक पुत्र जो है, मंडिक अलग हो जाएगा, पुत्र अलग हो जाएगा। ठीक, देखो मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र। ठीक है, फिर से देख लीजिए। जो गणधर थे 11 गणधर एक थे। देखो इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, इसमें 3 भाई थे। फिर थे आर्यवक्त, सुधर्मन, मंडिक, फिर पुत्र, मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास। इतने कौन थे? ये थे 11 गणधर। जो 11 अन्य प्रधान शिष्य थे उन्हें गणधर कहा गया था, उन्हीं में से 11 थे। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये कौन कहलाता है? ये कहलाता है 14 पूर्व। सबसे मतलब जैसे जो 14 पूर्व था वो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व जो है वो प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में जो है संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये भी महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। अगर बात करें 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया जाता था। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो ये दिया था सारनाथ में। फिर अगला है, अगर हम देखें 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वह बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वह सबसे पहले ऋषि पतनम वर्तमान में सारनाथ में आए। उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत, उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। फिर है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो ये हुआ था कुशीनगर में। अगर हम बात करें, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। अपना प्रसार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लोहार की
आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकरम क्या है शुक्रमद दो खाने को दिया। इससे उन्हें रक्त तिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के कारण में कुशीनारा जो है कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या महापरिनिर्वाण क्या दिया था? शुकर मद दो खाने को दिया था। इसी के कारण उनको रक्त तिसार हो गया। ठीक है, अगला है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये किसकी है? बौद्ध की। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। क्या है? त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं, जैसे विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सूत्र पिटक महात्मा बुद्ध के वचन तथा तीसरा है अभिधम्म पिटक यानी कि दार्शनिक सिद्धांत। अगला है त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित? वो संबंधित है जैन धर्म से। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए। एक है सम्यक धारण यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान नहीं है? तो सी आत्मदमन। आत्मदमन दोनों धर्म बात नहीं करते हैं। बौद्ध जो गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, वे मोक्ष के लिए कठोर साधना तथा काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। जो गौतम बुद्ध बताए थे वो मध्यम मार्ग बताए थे। तो उन्होंने कहा कि जो है मोक्ष के लिए ज़्यादा कठोर साधना की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो महावीर स्वामी थे उन्होंने कहा कि कठोर घोर तपस्या तथा शरीर त्यागने की आवश्यकता है। अगला है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। क्या कह रहा है? बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो ये 5वीं पीढ़ी का है। जो बोध गया में बोधि वृक्षी है वो अपने वंश की 5वीं पीढ़ी में है। अगर हम बात करें महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वो नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इसमें गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया था। यह जो है 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है और बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था कि ये कौन से पीढ़ी का है, तो इसको जो है वो नहीं मानते हैं। ठीक है, फिर अगला है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? तो हो जाएगा आजीविको। फिर अगला क्वेश्चन है, पहले हम व्याख्या की बात कर लेते कि जो है मौर्य युग में जो है पर्वत गुफाओं को काट कर निवास स्थान बनाने की कला। क्या है? मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काट कर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उनके पुत्र जो पौत्र थे दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय में बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सुप्रसिद्ध है। फिर है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो कौन थे? ये थे मक्खली गोशाल। जो मक्खली गोशाल थे वो जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अगर हम इनके बारे में बात करें, मक्खली गोशाल प्रारंभ में महावीर स्वामी जी के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्होंने महावीर की
शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। फिर अगला है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे तो कौन थे? ये थे उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? वो उदयन ने की थी। उदयन किसके पुत्र थे? तो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन संगम पर एक किला बनाकर की थी। और ये जो है मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। ठीक है। फिर अगला है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो ये उदयन द्वारा। हर्यक वंशीय शासक उदयन, या इनका नाम था उदयभद्र, इनके शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना जो थी वो गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो ये उदयन ने बसाया था। मगध नरेश उदयन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। अगला, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये लिच्छवी, मतलब विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली जो है बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। अगला है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो ये थी राजगृह गिरिव्रज। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदर्थ था। बृहदर्थ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदर्थ का पुत्र जरासंध था। इसने जो है राजगृह, जिसको बोलते हैं गिरिव्रज, को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु जो है वो 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि अजातशत्रु के पुत्र का क्या नाम था? पुत्र नहीं, वंश का, जो उनका जो वंश चल रहा था। तो ये कह रहा कि अजातशत्रु किस वंश से जो है पर संबंधित थे? तो हर्यक वंश। ठीक है। अगर हम बात करें मगध का शासक अजातशत्रु, इनका टाइम पीरियड कितना था? 492 से लेके 460 ईसा पूर्व। इन्होंने अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन, जो कि कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न थे, तो पुत्र उदयन ने कर दी थी। अगला है कि सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो ये विलियम जोन्स ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स बताया था। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अगला ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो किसने पढ़ा था? ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखो तो सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों, जो कि ब्राह्मी लिपि थे, उनका उदाचन किया था, किंतु उन्होंने लेखों के देवानंद प्रिय की पहचान सिंघल के राजा तिस्य से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली
अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः वर्ष 1915 में मास्की, जो कि कर्नाटक में है, तो मास्की से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। जो मास्की है उसमें अशोक का नाम जो है अशोक बताया गया। और क्या बताया है, अशोक के लेप किसने पढ़ा था, प्रिंसेप ने। और देवनाम प्रिय है वो सिंघल के राजा तिस्य ने किया था। ठीक है। फिर अगला है मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, तो ये नाम है इंडिका। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरयाकस, आनेसिक्रियस, अरिस्तोबुलस तथा मेगस्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगस्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनकी पुस्तक का नाम इंडिका है, जो मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। अगला है इंडिका का लेखक कौन था, तो ये था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की पुस्तक जो है इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। तो क्या हो जाएगा, इंडिका के लेखक थे मेगस्थनीज। फिर अगला है मेगस्थनीज का दूत कौन था, तो ये सिकंदर था। बात करें मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। क्या है, मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य में भेजा गया था और ये यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वो अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगस्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसने अपनी पुस्तक इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया था। अगला है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो ये था बृहदर्थ। अगर हम बात करें अंतिम मौर्य जो शासक था वो बृहदर्थ था। बृहदर्थ की हत्या जो है उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। अगला है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो ये हो जाएगा जूनागढ़। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। ये विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। फिर अगला है निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो यह जाएगा खारवेल। कलिंग का चेदिवंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। फिर अगला है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था, तो उसमें हो जाएगा ई ऑप्शन की कोई नहीं। अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन, तो कलिंग के चेदि राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, इसलिए इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ा था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है। अगला प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं समुद्रगुप्त को। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है।
समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिशेण थे। फिर अगला है गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था, तो ये स्कंदगुप्त। हुड़ों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राज्य के अनुसार इस हुड़ आक्रमण का नेता खुसनेवास था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुड़ों ने कब्जा कर लिया। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता था, तो ये किसको कहता है? बिना जोती हुई जो जंगली भूमि थी उसे अपराहत कहा जाता। अगर हम बात करें बिना जोती हुई भूमि, वह भूमि जिस पर खेती ना की गई हो उसे हम अपराहत भूमि कहते थे। ये जो है गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। फिर अगला है कि चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा कब की थी, तो ये की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच में। चीनी यात्री सुंग युंग ने 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, तो हो जाएगा बी ह्वेनसांग। जो है हर्षवर्धन के समय की सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयू की कहा जाता है। अगला है कलहड़ की पुस्तक का क्या नाम है, तो कलहड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। कलहड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कलहड़ ने जय सिंह, जिसका टाइम पीरियड है 1127 से 1159 ईस्वी था, तो जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। फिर अगला क्वेश्चन है कि ओदंतपुर जो शिक्षा के केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था, तो ये बिहार में। जो ओदंतपुरी है वो कहाँ था, वो बिहार में स्थित था। अगर हम बात करें ओदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। ये बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। फिर हम आगे देखते हैं। देखो 50 क्वेश्चन तक रहने देते हैं, 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक वीडियो केवल बनाएंगे। तो अगर आप लोग कोई भी परीक्षा देते हैं, बीपीएससी अगर बिहार से कोई भी चीज़ें आती हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जो हो, चाहे बीपीएससी टीआरई हो, बीपीएससी जो प्री का पेपर हो, या 6 से 8 का जो प्राइमरी टीचर, जो 6 से 8 का जूनियर का पेपर होता है, पीजीटी टीजीटी, जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन हैं वो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके अपने भाई बहनों में शेयर करिए, अपने दोस्तों में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।